नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आरओ 2021 की परीक्षा के लिए हम लोग मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं और ये मॉक टेस्ट जो है 50 प्रश्नों का एक सेट होगा और इसमें सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को समा करते हुए हम करंट अफेयर को भी इसमें देखेंगे। ये प्रैक्टिस ऐसे चलती रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। ऐसे ही हिंदी की भी प्रैक्टिस हम यहाँ पर कराएंगे। आप लोग इससे जुड़े रहें। अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें और अगर आप इसको पसंद करते हैं तो उन लोगों तक भी जरूर भेजें जिन लोगों के लिए ये उपयोगी है, जो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है सुमेलित करने का। टाइपराइटर, एक्सरे, रेडियो, सेफ्टी लैम्प और इधर दिया है उसके आविष्कारकों का नाम। कौन किससे सुमेलित है ये आपको बताना है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि प्रश्न जब यहाँ पे डिस्कस किए जाए तो उसकी व्याख्या भी आप देखिए और साथ में उसमें ये भी देखिए कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है। हो सकता है इनमें से कोई एक दो देके कहीं सुमेलित करने में पूछ लिया जाए। तो आप अपने दिमाग को इस तरीके से तैयार रखिए कि हर तरीके से वो चीजों को ग्रैप्स करने में, चीजों को याद करने में सक्षम रहे। टाइपराइटर का जो आविष्कार है वो सोल्स ने किया था, एक और टू है। और एक्सरे का आप सबको पता होगा, एक्सरे का आविष्कार विल्होम रोटेंजन ने किया था। तो विल्होम रोएंटजन, यहाँ पे विल्होम नहीं दिया है, रोएंटजन दिया हुआ है, तो बी का 3 हो जाएगा। रेडियो का आविष्कार जो था वो मार्कोनी ने किया था, सी का 4। और यहाँ पर ये डी का 1 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर केवल आपको यही पता होता कि टाइपराइटर सोल्स ने आविष्कृत किया था तब भी ये प्रश्न यह हो जाता। पहले चेक करके देखा के लिए, लेकिन अमूमन ये होता है कि अब एक से होता नहीं है, 2-3 सेट करने पड़ते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि जो एक्सरे का आविष्कार है कब हुआ, तो ये एक्सरे का आविष्कार बहुत पहले हो गया था, 1895 की बात है। और रेडियो का आविष्कार एक्सरे के आविष्कार के बाद हुआ है, ये 1901 में हुआ है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा, जो ऊपर दिया हुआ है, उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। एशियाई विकास बैंक और उसका मुख्यालय, संगठन और मुख्यालय यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पे मुख्यालय है और इधर संगठन। तो एशियाई विकास बैंक का यहाँ पर दिया हुआ है टोक्यो। आपको पता है कि ये मनीला फिलीपींस में है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर, ये सिंगापुर दिया है, तो ये सही है। और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यहाँ पे दिया है बैंकॉक, और ये बैंकॉक में नहीं है, ये जकार्ता में है और जकार्ता पड़ता है इंडोनेशिया में। तो यहाँ पे ये मनीला याद रखिएगा, ये जकार्ता। बाकी सेकंड सही है तो केवल 2 सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आसियान जिसको कहते हैं उसी की बात हो रही है, दक्षिण पूर्व एशियाई संयुक्त राष्ट्र संघ की। अब जैसे आसियान की बात यहाँ पर आई तो आसियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर हमको देख लेनी चाहिए, है ना, कि आसियान है क्या। आसियान जैसे आपसे पूछ लिया जाए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें कितने मेंबर हैं, तो इसमें 10 इसके मेंबर्स हैं। जकार्ता में इसका मैंने बताया कि हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे, बैंकॉक में, थाईलैंड में बैंकॉक पड़ता है और वहां पर हुई थी। और इसमें एक नारसिसो रेमोन्स, अब्दुल रज्जाक हुसैन और एदम मलिक, एस राजनाथम, थनाट खोनम, इन सब का नाम आता है जो इसके फाउंडर थे। अब आपसे हो सकता है कभी प्रश्न पूछ लिया जाए इसके कौन कौन से कंट्रीज हैं जो मेंबर हैं, तो बुर्नेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये आसियान के मेंबर्स हैं। भारत इसमें नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। अब इस प्रश्न का कई तरीके से आपके सामने प्रश्न का उपयोग इस प्रश्न का है, कहने का मतलब कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जब आप जनगणना या सेंसस देखेंगे तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आपको हिंदू मिलेंगे, जिनकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 80% है, 79.73%।
और सेकंड स्थान पर ये मुस्लिम मिलेंगे। मुस्लिम्स के बाद में सिख है थर्ड स्थान पे, और फोर्थ स्थान पे आपके ईसाई आते हैं जिनको क्रिश्चियन कहते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है तीसरा स्थान किसका है, तो ये क्रम आपको जब याद होगा तो आप आसानी से कर लेंगे कि सिख का स्थान जो है ये थर्ड नंबर पे है। ठीक है, ये जो मुस्लिम्स आबादी है ये 19.26 है ना, 19.26, और ये 79.73, और सिक्स जो है ये है 0.32, 1% भी नहीं है। अब देखिए नई जनगणना होगी तब क्या होता है। और जो क्रिश्चियन की आबादी है ये 0.18% ही है। क्लाइमोग्राफ से क्या मापा जाता है? सामान्य से ये प्रश्न होते हैं जो आजकल साइंस से पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो कहीं ना कहीं हमने डेली 30 में ऐसे डायरेक्टली डिस्कस किया था और पीसीएस में वो पूछे गए, व्याख्या में उसको कराया था और पीसीएस में पूछे गए। तो कई बार जो चीजें होती हैं वो डायरेक्टली आपको भले ना मिले, लेकिन आप पढ़े रहते हैं तो आसानी से कर लेते हैं। क्लाइमोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है शरीर की क्रियाएं जो होती हैं उनको। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बॉडी एक्शंस को इससे मेजर किया जाता है। बाकी सोलर रेडिएशन की अगर बात किया जाए तो ये इसके लिए पायरियोलियोमीटर होता है। पायरियोलियोमीटर से सोलर रेडिएशन मापा जाता है। विंडवेन होता है जिससे वायु की दिशा मापी जाती है, विंडवेन। एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया है तो विंडवेन से ये। और आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। डेंगू के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। डेंगू बहुत ही खतरनाक है, आजकल देखिए लोगों को एडमिट होना पड़ता है, प्लेटलेट बहुत डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? एक कोई असत्य है। डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है, दर्द होता है, सही है। इसमें हल्का ज्वर होता है, ये एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है। और इसमें क्यूलेक्स फैंटिगस एंड एडीज एजिप्टी नामक मच्छर जो काटते हैं वही फैलाते हैं, वही इसके वाहक होते हैं। ये सब सही है। इसमें ज्वर जो होता है, जो बुखार आता है, फीवर आता है, फीवर थोड़ा सा तेज आता है, थोड़ा सा नहीं बहुत तेज आता है। तो हल्का फीवर नहीं होता है, तेज फीवर होता है। और डेंगू को डेंगू भी बहुत सारे लोग कहते हैं, वायरस से होता है। तो ये विषाणु संक्रमण से होता है, ये तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है। और हड्डी तोड़ ज्वर भी इसको कहा जाता है, कहीं कहीं इसको हिंदी में आपको मिलेगा हड्डी तोड़ ज्वर। केरल में साक्षरता सर्वाधिक है, कथन कारण का ये प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। और केरल में ईसाइयों का प्रतिशत सर्वाधिक है। केरल में सर्वाधिक साक्षरता है, ये सही बात है, लेकिन ईसाइयों का प्रतिशत ज्यादा है, ये केरल के लिए सही भी नहीं है। ईसाइयों का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए जहाँ पे पूरे देश में सबसे ज्यादा है, तो नागालैंड में सबसे ज्यादा मिलती है। और दूसरी बात यह है कि इस मतलब यहाँ पे केरल में मुस्लिम ज्यादा है। और ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तो आर गलत है, ए सही है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, लिथोट्रिप्सी क्या होता है? लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी बताइए, थोड़ी सी कोशिश करिए इसको बताने की। लिथोट्रिप्सी जब होता है आपके गुर्दे में पथरी, और पथरी को जब तोड़ा जाता है किरणों के माध्यम से, जैसे लेजर के मेथड से, आप इसको लेजर लिखिए, यहाँ पे रेज की जगह पे लेजर कर दीजिए, किरणों से तोड़ दिया जाता है। तो गुर्दे की पथरी को किरणों के द्वारा तोड़ने की जो विधि होती है वही विधि लिथोट्रिप्सी कहलाती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गुर्दे में, पित्ताशय में, मूत्राशय में कहीं भी पथरी हो और उसको तोड़ दिया जाए, तो उसी तोड़ने की विधि को, जो उसका प्रोसेस होता है, उस विधि को लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रैक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है, एफ फॉर फ्रैक्टोज और एफ फॉर फल शर्करा, अगर हिंदी में ऐसे ले लें तो ऐसे याद रखिए, ये बिल्कुल सही है। और फ्रैक्टोज एक पॉलीसैकेराइड होता है। फ्रैक्टोज फलों में जितनी भी शर्करा मिलती है, फलों में जो मीठा स्वाद होता है उसके कारण से जो शर्करा मिलती है, तो उसको कहा जाता है। लेकिन जो फल है, फल में फ्रैक्टोज जो होता है ये पॉलीसैकेराइड नहीं होता है ना, ये मोनोसैकेराइड होता है। क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड नहीं, मोनोसैकेराइड होता है। और ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उनको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। इसके अणु कार्बोहाइड्रेट में सबसे मतलब छोटे अणुओं में, जो सबसे छोटे अणु हैं वो होते हैं। और इनमें कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणुओं का निर्माण करने की क्षमता होती है, इनसे निर्माण होता है। ग्लूकोज इसका सबसे अच्छा आपको उदाहरण मिल जाएगा।
ठीक है ना, ग्लूकोज। तो ये मोनोसेक्राइड होता है, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप खूब ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएं, जैसे आजकल पेपर आ रहा है, तो ऐसे पेपर से निपटने के लिए एक ही आपके पास जो उपाय है वो यही है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बाकी आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप सोचे कि पेपर आउट करके जाएंगे, तो अब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए, या ऐसा प्रयास किसी भी तरीके से किसी को भी करना चाहिए। आपको हर हाल में अच्छा पढ़ के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। कई बार आप लोग कहने लगते हैं कि प्रश्न डायरेक्टली हमको नहीं मिलते हैं टेस्ट से या प्रैक्टिस सेट से। पेपर कोई आउट नहीं कर पाएगा। दो चार प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं किसी के 150 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट मिल जाए वो अलग बात है, वो तो पुराने पेपर से भी मिल जाता है, नहीं तो पेपर आउट करने की कोशिश नहीं, अच्छी प्रैक्टिस करने की कोशिश। और अच्छी प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। बाकी पास होने से मतलब है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिले या ना मिले लेकिन हम पास जरूर होंगे, ये हमको सोच के तैयारी करनी चाहिए। तो आप लोग यही सोचिए। तो ऐसे एक हमने प्रैक्टिस सेट का प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया है। ये प्रतिदिन टेस्ट का प्रोग्राम है, 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ये चलेगा। अल्टरनेट डे पे हिंदी और जीएस के इसमें टेस्ट होंगे, टोटल 30 टेस्ट इसमें होंगे, 15 हिंदी के होंगे, 15 जीएस के। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जीएस का जो टेस्ट है वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी का टेस्ट हिंदी में होगा और इसका सबका पीडीएफ दे दिया जाएगा आपको। और ऑनलाइन टेस्ट अनलिमिटेड टाइम आप दे पाएंगे। और ये आप ज्वाइन कर सकते हैं 6307281212 पर मैसेज करके, इसके बारे में जो डिटेल है वो आपको बता दिया जाएगा। वहां पर जब आप मैसेज करेंगे या आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां से सीधे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण क्या होता है? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। गाय के दूध में देखिए यहाँ पे मिलता कैसीन भी है, गाय के दूध में मिलता कैरोटीन भी है, लेकिन दूध में जो सफेद रंग होता है, सफेद रंग कैसीन के कारण होता है। अगर कैसीन के कारण पूछा जाए तो ये व्हाइट कलर होता है। और यहाँ पे जो कैरोटीन दिया हुआ है, ये हल्का जो पीला रंग होता है गाय के दूध में, वो इसके कारण होता है। यहाँ पे पीला रंग पूछा जा रहा है। जब भी प्रश्न पूछा जाए तो पहले सही से पढ़िए, हड़बड़ी में ऐसे मत कर दीजिए। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों, इसमें से कौन सी खरीफ फसल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। खरीफ फसलें कौन सी फसलें होती हैं? जिन फसलों की बुआई जो होती है वो जून जुलाई में की जाती है, और जिनको काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में, जैसे धान की फसल इसका उदाहरण है। ठीक है। इसी के साथ याद कर लीजिए कि मक्का भी होता है इसमें, कपास भी होता है, मूंगफली भी होता है, लेकिन सरसों जो होती है ये रबी की फसल होती है। ये गेहूं के साथ बोई जाती है, ऐसे करके याद करिए। और गेहूं रबी की है। आप ये ध्यान रखिए कि जो धान है, मुख्य रूप से धान और गेहूं जो फसलें, तो धान जो है ये खरीफ की फसल है और गेहूं जो है ये रबी की फसल है। तो अब गेहूं के साथ याद कर लीजिए जैसे सरसों होता है, धान के साथ याद कर लिए कपास, मूंगफली, मक्का, तो आपका ये तैयार रहेगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये रबी की फसल हो जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भीतरगांव मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और दूसरा है, ये मौर्यकालीन वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भीतर, पहला स्टेटमेंट है भीतरगांव। भीतरगांव जो पड़ेगा ये रायसेन जिला नहीं, आप आ जाइए यूपी में, और यूपी में आप आ जाइए कानपुर में। तो कानपुर में ये पड़ता है, तो पहला गलत। और ये मौर्यकालीन वास्तुकला का उदाहरण नहीं है, यहां पर कर दीजिए गुप्तकालीन। भीतरगांव गुप्तकालीन वास्तुकला का उदाहरण है, ये भी गलत। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है, कई बार गलत होता है। ब्रिटेन अमेरिका में लोगों को कंफ्यूजन होता है, भारत और यहाँ पे तो हटा देंगे। ब्रिटेन अमेरिका में कंफ्यूज मत होइए, इसका जो प्रारंभ है वो अमेरिका से हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला संविधान था जो पूर्ण रूप से लिखित संविधान था। उस संविधान में अगर बात करें तो केवल आर्टिकल हुआ करते थे 7, है ना। लेकिन भारत का जो संविधान है इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें आर्टिकल कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यह है, कोलार का क्षेत्र कर्नाटक, जावर खान राजस्थान, सुनारखेड़ा रेत ये झारखंड।
कोलार क्षेत्र कर्नाटक और जावर राजस्थान बिल्कुल सही है। एक दो अभी इस समय गड़बड़ दे देते हैं, कुछ ऑप्शन ऐसे देते हैं जो आप सुने नहीं होते हैं। तो सुनार रेखा जो है, खेड़ा नहीं सॉरी, सुनार रेखा है, सुनार रेखा। तो ये जो रेत है ये झारखंड, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसको याद कर लीजिए आप, कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में आपकी हेल्प जरूर करेगा। निम्नलिखित झील व राज्य के सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। पोवाई झील, लोकटक और सूरज कुंड। पोवाई जो है ये महाराष्ट्र में है। लोकटक के बारे में आप बात करें तो ये मणिपुर में है, तो दूसरा गलत हो गया। और सूरज कुंड जो पड़ता है वो हरियाणा में पड़ता है, तो यहाँ पर तीसरा भी गलत है। तो केवल सही पहला है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? गाडसर है, भृगु, नक्की, अष्टमुदी। अष्टमुदी झील की अगर बात करें, कई बार ये पूछी गई है, तैयार रखिए, केरला में ये स्थित है। नक्की झील आपकी राजस्थान में स्थित है। भृगु झील जो है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जो गाडसर लेक है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। पूछा जा रहा है जम्मू कश्मीर में, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सवाना वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? अब इन प्रश्नों को आप देखिए, एक एक प्रश्न से कई कई प्रश्न आपके तैयार होते हैं। इसकी जब व्याख्या आप सही से तैयार कर लेते हैं तो एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। अब आप इसको सही से अगर पढ़ेंगे तभी तैयार होंगे ना। सवाना वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? सवाना आपको भारत में मिल जाएगी, अफ्रीका में मिल जाएगी, ब्राजील में मिल जाएगी। फ्रांस आप पहुंचेंगे तो वहां पर नहीं मिलेगी। आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु में यह पाई जाती है। आर्द्र शुष्क जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है वहां पर यह पाई जाती है। और यहाँ पर ये जो भूमि है उसको पार्कलैंड कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पार्कलैंड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये पार्कलैंड भूमि जहां घास भूमियों, जैसे आप पूछ लिया जाए कैसी भूमि है, तो जैसे घास भूमि जहां पे खूब हो, जहां पे घासें ऐसे लगी हो और वहां बीच बीच में कुछ वृक्ष पाए जाए हों, बीच बीच में कुछ वृक्ष पाए जाए, इस तरीके की जो भूमि होती है उसको पार्कलैंड कहा जाता है। भारत, अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया में आप चले जाएंगे वहां भी मिलेगा, लेकिन फ्रांस में ये नहीं मिलेगा। वेनेजुएला में आपको मिलेगा। वहां पे वेनेजुएला में इसको क्या कहेंगे? वेनेजुएला में इसको लाओस कहेंगे, इसको लाओस कहा जाता है, यही सवाना वनस्पति को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? शरीर की सबसे विशाल, तो यकृत जो है आपका, लीवर जो है, उसको सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री कहा जाता है। जो मेटाबॉलिज्म में जो मीडियम लेवल का, आप कह सकते हैं माध्यमिक स्तर का, अधिकांश मेटाबॉलिज्म यहीं पर होता है। जितने भी विषैले पदार्थ हैं, टॉक्सिक हैं, वो सब यहीं से निकल जाते हैं, है ना, मूत्र में चले जाते हैं, पित्त में चले जाते हैं, पित्त की थैली में। बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, कौन सा है? तो बेबी फूड जब बनाया जाता है तो एक तो आप ये जान लीजिए, चलिए पहले इसका उत्तर कर लेते हैं। ये ट्रिप्सिन इसमें प्रयोग होता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन अंग्रेजी में भी स्पेलिंग आप देखते रहिएगा। पाचन तंत्र के लिए ये काम करता है, शरीर में पाया जाता है। और ये एंजाइम प्रोटीन के साथ बायोकेमिकल रिएक्शन करता है। किसके साथ में? प्रोटीन के साथ में इसका बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। और ये एंजाइम आंतों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पाया जाता है, तो ये आंतों में पाया जाता है। और ये अग्नाशय में भी आपको मिलेगा, पैंक्रियाज में भी आपको ये मिलेगा। और इसके अलावा फफूंद में आपको ये मिल जाएगा, पौधों में मिल जाएगा, बैक्टीरियाज जो होते हैं उसमें मिल जाएगा। ठीक है, और ऑस्टियो आर्थराइटिस के इलाज में भी ट्रिप्सिन का उपयोग किया जाता है। लेकिन आमतौर पर पशुओं के अग्नाशय से इसको बनाया जाता है जब ऐसे उपयोग किया जाता है। और घावों के उपचार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मुंह में जब अल्सर हो जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है। अब इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रखिए, इससे ज्यादा क्या आप करेंगे। अगला जो प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जिले में स्थित है, सोचिए। और दूसरा है कि सूर्य मंदिर को गंगवंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने 1278 में ये बनवाया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत इसलिए हो गया क्योंकि ये है तो उड़ीसा में, लेकिन उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में नहीं है, उड़ीसा के पुरी जिले में है। और दूसरा ये बिल्कुल सही है कि नरसिम्हा देव जो प्रथम था उन्होंने ही इसको बनाया था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब बनाया था? 1278 में दिया हुआ है, और इसको याद कर लीजिए।
1278 ईस्वी में इसको बनाया था। इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और दूसरा है कि 21 मई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु की वर्षगांठ यह होती है। दोनों सही है। कथन कारण में भी सेम प्रश्न, यहां पर अगर कथन कर दिया जाए, कारण कर दिया जाए, तो व्याख्या सहित ए सही होता है। यहां पर सी सही होगा क्योंकि सही पूछा जा रहा है, तो दोनों यहां पर सही है। 21 मई कब? 1991, ये सन भी आपको याद रखना चाहिए डेट के साथ। चेन्नई में एक चुनावी रैली हुई थी, तो लिट्टे जो श्रीलंकाई तमिल अलगाववादी संगठन है, तो उसकी एक महिला सुसाइड बॉम्बर ने क्या किया था, राजीव गांधी जी की हत्या की थी। अगर राजीव गांधी जी के बारे में बात करें तो ये 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, छठे प्रधानमंत्री थे। 1984 में ये पीएम बने इंदिरा गांधी जी के बाद में, और 1989 तक ये पीएम रहे। और उसके बाद में 20 अगस्त 1944 को ये जन्मे तो थे ही 1944 में। उसके बाद में तो इनका, जब इनका मार दिया गया इनको 1984 में, जब उनकी हत्या हो गई थी गांधी, इंदिरा गांधी जी की, तो गांधी परिवार का एक, मतलब आप समझ सकते हैं कि इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, गांधी परिवार का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और 40 वर्ष की आयु में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, सबसे यंग थे, सबसे युवा, 40 साल के उस समय केवल ये थे। राहुल गांधी जी के ये पिताजी हैं, आप तो इतना तो जानते ही होंगे। अगला जो प्रश्न है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रश्न कभी पूछ लिया जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नक्शबंदी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत शेख अहमद सरहिंदी थे। पहला स्टेटमेंट शेख अहमद सरहिंदी, पहला स्टेटमेंट सही है। संत शेख अहमद सरहिंदी मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। ये जो ये थे, ये थोड़ा सा ध्यान करेंगे ये कहानी, तो आपको मिलेगा कि ये बाबर नहीं, ये अकबर के समकालीन थे। दूसरा गलत है, पहला सही है। किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे, और अकबर की धार्मिक नीतियों का इन्होंने विरोध किया था। इस कारण से मैं कह रहा था कि अगर ध्यान आप करेंगे, कहानी थोड़ी बहुत जरूरी होती है। और ये ध्यान रखिएगा कि अकबर की नीतियों का विरोध करने वाले भी थे। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कब घोषित किया गया? आजकल के जो प्रश्न है कई बार आपको बिल्कुल प्योर फैक्ट पे मिलते हैं, और फैक्ट को पूछने का कारण क्या है, उसमें बस इतना देखा जाता है कि आप जो पुरानी घटनाएं हैं उनमें कुछ थोड़ा बहुत आप चीजों को ये याद रखते हैं कि नहीं, कि कब हुई थी। कहने का मतलब ये है कि पुरानी घटनाओं पे नजर गई है आपकी कि नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जब 1948 में भारत 47 में आजाद हुआ, तो 48 में ही ये देखा गया कि अर्थव्यवस्था को मिश्रित होना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? ना तो पूरी तरह से समाजवादी हो सकती थी, ना पूरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो सकती थी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों, दोनों ही गतिविधियों का मिश्रण जहां पर किया जाए, तो उस समय की आवश्यकता थी। आज की जो अर्थव्यवस्था है हमारी, वो किधर बढ़ रही है, किधर उन्मुख हो रही है? कमेंट करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं सम्मिलित किया गया है ना, या उनको संकल्पना को नहीं किया गया है। और दूसरा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, शामिल है। दूसरा तो सही है। जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है वो डीपीएसपी में ही तो है, नीति निर्देशक तत्वों में ही तो है। तो पहला गलत हो जाएगा, ये गलत है स्टेटमेंट। तो ए ये गलत, पहला गलत हो जाएगा, केवल बी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल दो सही है, 36 से 51 तक। और भाग 4 भी आपको याद रखना है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये सारी जो बातें हो रही हैं, इसमें डीपीएसपी जो बाद में आया, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखने का ये सबसे अच्छा माध्यम था हमारे संविधान में, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, भाग 4 में। तो डीपीएसपी को आप ध्यान रखना।
अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी आईआईटी खड़गपुर को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। कई बार पीछे के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इसको रखना जरूरी है। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान में संलग्न 30 वर्ष की आयु तक भारत के किसी नागरिक को दिया जाता है। यहाँ पे 30 वर्ष नहीं है, 45 वर्ष तक की आयु का ये लक्ष्य रखा गया है। थोड़ा सा ऐसा काम है जो इतने कम उम्र में बहुत कम लोग कर सकते हैं, मुश्किल है 45 में ही कर जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में असत्य कथन कौन सा है? सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दूसरा है कि ये ध्वनि की गति के लगभग 3 गुना अधिक गति 2.8 मैक पर उड़ान भरने में सक्षम। नई ब्रह्मोस मिसाइल पिन पॉइंट सटीकता के साथ 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेज सकती है और इसका प्रथम परीक्षण 2001 में किया गया था। सब सही है। ये हवा सतह से हवा या सतह से सतह, ये करिए तो सरफेस टू सरफेस आपको ये मिलेगी। पहला इसमें गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2001 में परीक्षण सबसे पहली बार। गरबा नृत्य के बारे में असत्य कथन आपको बताना है, कौन सा है? गुजरात सरकार ने नवरात्रि के दौरान गरबा पर प्रतिबंध लगा दिया था, लास्ट ईयर की बात है, तभी ये चर्चा में आया था। बिल्कुल सही है। और गरबा जो है ये गुजरात और मध्य प्रदेश यहाँ पे दिया है, तो गरबा जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये गुजरात का ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ये दूसरा ये गलत है, मध्य प्रदेश में नहीं है। और एक वृत्ताकार नृत्य इसमें किया जाता है वृत्ताकार रूप में, और शरद पूर्णिमा, नवरात्रि, बसंत पंचमी, होली, अन्य त्योहार, इन सब पर ये किया जाता है। बी ऑप्शन इसका गलत है, यही सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, साधना दर्रा कहां पर स्थित है? साधना जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और पहले नाश्ता चुन दर्रा इसको कहा जाता था, इसका नाम पहले हुआ करता था नाश्ता चुन दर्रा। एक मिनट, नाश्ता चुन दर्रा, ये इसका नाम पहले हुआ करता था। कुपवाड़ा जिले में ये पड़ता है, तो ये ध्यान रखना आप। जस्टिस आंदोलन की स्थापना में सम्मिलित थे एन नायर, पी त्यागराज शेट्टी, एन एम जोशी या ए और बी दोनों? यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जस्टिस आंदोलन की स्थापना जो की थी तो उसमें कौन कौन सम्मिलित था? तो इसमें दो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन नायर और पी त्यागराज चेट्टी, ये दोनों सही हो जाएगा, है ना? पी त्यागराज चेट्टी और एन नायर, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये इन्होंने जो पी त्यागराज चेट्टी थे, इनके बारे में एक बार प्रश्न पूछा गया था। ये इन्होंने अरिकवडु पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, अरिकवडु पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया था। और ये इसको भी ध्यान रखिएगा। जस्टिस आंदोलन, निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा के नेताओं में सम्मिलित नहीं था? कौन जो है सम्मिलित नहीं था? तो ये ध्यान रखिए, ये इसमें राघव चेरियार, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू, ये 3 लोग थे। पी त्यागराज चेट्टी इसमें सम्मिलित नहीं थे। 1884 ईस्वी की बात है, मद्रास महाजन सभा का गठन इन लोगों ने किया था। ये सब मद्रास के युवा लोग थे। इसमें पी त्यागराज चेट्टी को छोड़ दीजिए, बाकी लोग आपको मिल जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? अंग्रेजों की जो सहायक संधि है उसको स्वीकार करने में गायकवाड़, सिंधिया और भोसले, इन्होंने तो कर लिया था, लेकिन जो होलकर थे इन्होंने सबसे टाइम लिया था, सबसे ज्यादा अंत में इन्होंने किया था। जसवंत राव होलकर ने हृदय सर के निकट पेशवा तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित किया था और बाजीराव द्वितीय ने भागकर वसीन में शरण ले ली थी, ये ध्यान है। फिर देवगांव की संधि हुई, उससे भोसले और सुरजी अर्जन गांव को संधि से सिंधिया ने क्या किया, ब्रिटिश रेजिमेंट रखना फिर स्वीकार कर लिया था। तो इसमें होलकर जो थे, बाद में राजपुर घाट की संधि जब हुई थी तो उसके बाद में इन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, राजपुर घाट की संधि है। अगला जो प्रश्न है, रिंग फेस नीति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? रिंग फेस नीति, जब प्रश्न आपके सामने आए तो उसको बीच में रखिए और फिर देखिए इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता है।
और जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो जितनी बातें याद आए उनको याद करिए उसी समय, है ना, सेकंड के अंदर इसको ऐसा करना शुरू करिए। रिंग फेंस नीति के बारे में इतना आपने पढ़ा होगा कि ये जो नीति है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए चालू की थी कि अनावश्यक मुद्दों में हम ना उलझें। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब आपकी निगाह के सामने किताब होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए, प्रैक्टिस सेट होने चाहिए, ना कि आप के सामने दुनिया भर का बवाल होना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप जब इधर उधर उलझे रहेंगे तो आप पढ़ाई पे कम ध्यान दे पाएंगे। रिंग फेस की जो नीति है ये वारेन हेस्टिंग्स ने इसीलिए शुरू किया था कि हम फालतू के बवाल में नहीं पड़ेंगे। तो ये हस्तक्षेप की नीति थी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। रिंग फेस की नीति हस्तक्षेप की नीति के नाम से भी इसको जानते हैं हम। चारों ओर के राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध के आधार पर एक सुरक्षा प्राचीर के निर्माण का इसमें प्रयास किया गया था कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे, और इसलिए आप हमारे हमारे दोस्त बनिए, हम आपके दोस्त बने रहेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के पश्चात 1861 ईस्वी में स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कहाँ कहाँ पर? 1861 में की गई। एक तो ये आपको डेट याद रखना है, और ये कहाँ कहाँ की गई, तो मुंबई, कलकत्ता और मद्रास ये 3 जगह थे। इलाहाबाद में नहीं की गई थी, प्रयागराज में। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य काल में अदेव मात्रिक भूमि उस भूमि को कहते थे जिसमें बिना वर्षा के ही अच्छी खेती होती थी, अदेव मात्रिक। और दूसरा है कि मौर्य काल में कृषि साधनों का विकास नहीं हो पाया था। ये 2 स्टेटमेंट। अब पहला स्टेटमेंट आप देखिए कि मौर्य काल में जो अदेव मात्रक भूमि थी, क्या ये सही दिया है? बिना वर्षा के ही अच्छी खेती होती थी, तो ये सही बात है, उसी को कहा जाता था अदेव मात्रक भूमि। और दूसरा है कि मौर्य काल में कृषि साधनों का विकास, तो मौर्य काल में कृषि साधनों का अच्छा विकास हो गया था, कृत्रिम साधन भी विकसित थे, जो वर्षा होती थी उससे तो सिंचाई होती थी, अलग से भी साधन विकसित हो चुके थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कृष्ण को किस उपनिषद में देवकी पुत्र कहा गया है? भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं कृष्ण, है ना, तो वासुदेव के पुत्र बोले जाते हैं, ये इनको कहा जाता है। मथुरा के निवासी थे मूल रूप से। छांदोग्य उपनिषद में इनको देवकी पुत्र कहा गया है, और घोर अंगिरस का शिष्य भी इनको बताया गया है। घोर अंगिरस का शिष्य भी इसी में छांदोग्य उपनिषद में ही बताया गया है। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त एवं गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय क्या है? गुप्त और गुप्तोत्तर अभिलेख में नल एक शब्द आया है, तो उसका आशय क्या है? गुप्त काल में जब आप जाएंगे तो जो भूमि व्यवस्था आप पढ़ेंगे, तो भूमि के अलग अलग प्रकार से अलग अलग राजस्व की बात आती थी। तो अलग अलग प्रकार और राजस्व, तो उसको मापने की भी जरूरत पड़ती थी। तो भूमि की माप के लिए नल शब्द का प्रयोग किया जाता था, है ना। नल भूमि के माप के लिए प्रयुक्त होने वाली, आप कह सकते हैं, एक इकाई थी। धातु की छड़ या उसी लंबाई की रस्सी ली जाती थी, उसी को कहा जाता था नल। जैसे एक रस्सी ले ली गई और इसको माप बना लिया गया, मापक, तो इसको नल कहा जाता था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। शिवाजी के शासनकाल में अमात्य होता था। अमात्य क्या होता था? तो शिवाजी के शासन कार्य में सहायता करने के लिए उन्होंने अष्ट प्रधान ये कॉन्सेप्ट रखा था, और ये मंत्रिमंडल हुआ करता था शिवाजी का, मंत्रिमंडल। और जो अष्ट प्रधान था मंत्रिमंडल, तो उसमें जो पेशवा होता था वो तो अष्ट प्रधान का प्रमुख होता था, वो समिति का प्रमुख होता था। लेकिन एक होता था अमात्य। अमात्य जो होता था, ये अमात्य के बारे में जो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये वित्त विभाग का प्रमुख होता था। आप उसको वित्त मंत्री के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, वित्त मंत्री की तरह ये होता था। और बाकी प्रधानमंत्री तो आप जान ही सकते हैं। ऐसे एक पंडित राव होता था, वो धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक उद्देश्यों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो आर्थिक आदेश उसने दिए उसका उद्देश्य क्या था? क्यों आर्थिक आदेश उसने दिए अलाउद्दीन खिलजी ने? क्या चाहिए था उसको? खूब पैसा चाहिए था? क्या चाहिए था? तो आर्थिक आदेश तो थे, लेकिन इसका उद्देश्य जो था वो शक्तिशाली सेना रखने के लिए उसने ऐसा किया था कि अगर पैसा रहेगा तो शक्तिशाली सेना रख पाएगा। बात समझ में आ गई? अलाउद्दीन खिलजी को आंतरिक विद्रोह दबाने की जरूरत थी,
वो बाह्य आक्रमणों का सामना करने और साथ में आंतरिक विद्रोह को दबाने और फिर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, ये उसकी मंशा थी। तो ऐसे में बिना पैसे के तो आप क्या कर पाएंगे? जैसे आपको मान लीजिए कि कोई बुक लेनी है, आप बहुत पढ़ना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो समस्या है ना, तो आपको कहीं ना कहीं से पैसा का इंतजाम करना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी को ज्यादा पैसे की जरूरत थी, तो आर्थिक आदेश भी उसने दिए। अगला जो प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया। डेट पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी 6 अगस्त लिख दिया जाए तो गलत हो जाएगा। तो 8 अगस्त 1942 को यह प्रारंभ हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध भी उस समय चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को अहमदनगर जेल में नजरबंद किया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट यह है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नजरबंद किया गया था। कहां पर? आगा खां महल जो था, और आगा खां महल पड़ता है पूना में, तो वहां पे नजरबंद किया गया था। दूसरा गलत हो गया, ठीक है ना। जरा बताना आप कि अहमदनगर जेल में कब और किसको बंद किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। अधिकतर जो ये इंडेक्स है, ये नीति आयोग के द्वारा ही इस समय जारी किए जा रहे हैं, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवाक्स गठबंधन के तहत कोविड टीके वितरित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया? बहुत पुराना प्रश्न है, लेकिन हो सकता है आपसे कहीं पूछ लिया जाए, तो ये फाइजर के साथ किया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार राज्य की ऋणग्रस्तता सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 28.1%। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखना, आंकड़े का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष तक पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से मुक्त कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि पशुओं को खुरपका और मुंहपका रोग से मुक्त करा देंगे। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ये टेस्ट ज्वाइन करते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में भी पूरा करंट अफेयर के साथ में बजट और जो भी जहां से भी संभावना है प्रश्न आने की, सब कुछ कवर करके हम आपको देते हैं, प्रश्नों को रखते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। इसके लिए बस आपको करना यह है कि 6307281212 पर RO21 लिख के इंक्वायरी आप भेज दें, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। या आप हमारे IAS प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसेना 2021 का आयोजन किस देश में किया गया 2021 का? तो ये आयोजन बांग्लादेश में किया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 4 अप्रैल 2021 को इसका आयोजन किया गया था। आजकल का जो करंट अफेयर होता है, वो डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट थोड़ा सा डीप जाके पूछ रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ये इसका विषय था इस बार का। भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? और ये जो संशोधन है, ये संबंधित है मतदाताओं की आयु घटाए जाने से। 1988 में ये मताधिकार की जो आयु सीमा है, उसको 21 साल से घटाकर सॉरी 18 वर्ष इसमें किया गया था। 28 मार्च 1989 से ये क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था, लेकिन ये 88 में ये संशोधन किया गया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 89 में ये प्रभावी हुआ, 88 में ये संशोधन किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाँ कभी पूछ लिया जाए कि किस लोकसभा के चुनाव में पहली बार ये प्रयुक्त हुआ, तो ये 9वीं लोकसभा का चुनाव था, वो इलेक्शन था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जिला योजना समिति का गठन होता है? तो ये है अनुच्छेद 243 जेड डी, 243 जेड डी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन इसमें किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक मृत ज्वालामुखी। अब इसमें देखिए कितने फैक्ट। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी ये भूमध्य सागर, सिसिली द्वीप के उत्तर में, फिर लिपारी द्वीप, एक मृत ज्वालामुखी, और इसके आसपास के क्षेत्र के प्रकाशमान रहने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है ना। यहाँ पर ये मृत जो दिया है ये गलत है, क्योंकि ये जागृत ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी इतने फैक्ट आप तैयार कर लीजिए, आपका आसानी से तैयार रहेगा, हो जाएगा। तो कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा आप कर लेंगे। इसमें हमेशा प्रज्वलन होता रहता है। कथन कारण का भी प्रश्न बन सकता है कि इसी कारण से इसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इटली, सिसिली, सार्डिनिया और क्रोशिया से घिरे सागर का नाम क्या है? तो एक सागर है
टेरेनियन सागर। और टेरेनियन सागर जो है ये भूमध्य सागर का ही एक भाग है, और ये इटली, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका इस सब से घिरा हुआ है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मैप पे इसको जरूर देखना आप। अगला जो प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, ऐसा क्यों है? सबसे ज्यादा जिम्मेदार इसको क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत कम है, ऐसा कह सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें से जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब है ना। तो कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, इनकी सांद्रता। कंफ्यूज मत हुआ करिए। तो ये सारी जो गैसें हैं, इनमें से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड उठाएंगे तो इसमें इसकी सांद्रता अन्य की तुलना में देखेंगे तो बहुत अधिक आपको मिलेगी, है ना। और लगातार इसमें वृद्धि भी होती जा रही है। इसी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इसके इमिशंस को कम करने के लिए कौन कौन से प्रयास चल रहे हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से ये संबंधित समझौता एक है, और ये ग्रीन हाउस गैसों की निकास को कम करने से संबंधित है ना। और ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, 1997 में। और इस वो 2008 से 12 तक पहली बार इसकी प्रतिबद्धता अवधि रखी गई थी, और उसके बाद में दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 2012 में फिर इसको आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये किससे रिलेटेड है? जलवायु परिवर्तन से, वायु प्रदूषण से, ग्रीन हाउस गैस से, किससे ये रिलेटेड हो जाएगा? तो अब आप अगर बहुत वैसे सोचेंगे तो केवल ग्रीन हाउस गैस आप सोच के उत्तर दे देंगे, लेकिन वास्तव में देखेंगे अगर बृहद लेवल पे, तो केवल ग्रीन हाउस गैसों से ही ये संबंधित नहीं है, तब ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न है आज के इस मॉक टेस्ट का कि निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? मालाबार, कोकण, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट। अब आपको देखना है कि कोच्चि बंदरगाह है कहाँ। तो आपको ये मिलेगा भारत के पश्चिमी तट पे, और पश्चिमी तट पे जहां पे ये मिलेगा, केरल वाला जो तट है उसको क्या कहते हैं, बस इतना अगर आप जानते हैं तो ये हो जाएगा। केरल राज्य और मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह आपको ये मिल जाएगा। कौन सा? कोच्चि बंदरगाह। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जब आप इसमें आएंगे, केरल के वेस्टर्न साइड में आप जाएंगे तो वो जो तट है उसको मालाबार तट कहते हैं, तो वहीं पर ये स्थित है। और कोच्चि बंदरगाह पालघाट दर्रे से बनाए गए रेल मार्ग द्वारा दक्षिण भारत के भीतरी भागों से भी कनेक्ट है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं, लोगों तक इसको पहुंचाएं, और पढ़ने का अपना तरीका आप बदलें। केवल डायरेक्ट क्वेश्चन ना रटें, आप उसका एनालिसिस करके उसके व्याख्या को अन्य क्वेश्चंस के लिए उपयोग में ला सकें, ऐसी तैयारी करें। थैंक यू सो मच। बाकी किसी भी जानकारी के लिए 6307281212 पर आप कांटेक्ट करें। और आरओ 2021 का प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में जरूर सोचें।